अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, अभी हम ये थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं क्योंकि समय को देखते हुए बस आपको ये पता चल जाए कि क्या क्या एक्सरसाइज है, फिर इसको आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं घर पे। फिर अभी आंखों को हमने लेफ्ट राइट किया, अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। क्लॉकवाइज माना घड़ी के कांटे जिस दिशा में घूमते हैं, और फिर विपरीत दिशा में। ठीक है, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। सभी अपने मोबाइल्स को साइलेंट में या तो फिर डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल के रखेंगे। नीचे से फिर लेफ्ट, ऊपर, राइट, नीचे। अब फिर नीचे से विपरीत दिशा में जाएंगे, नीचे से राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे, फिर राइट, फिर ऊपर, लेफ्ट, नीचे, राइट, ऊपर, लेफ्ट, नीचे। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या करना है, मुंह में हम जितना पानी भर सकते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है, मुंह में पूरा भर के फिर पानी के छींटे लगाना होगा, उससे भी आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आंखों की एक्सरसाइज देखी हमने, और आंखों के बाद फिर गर्दन की एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर पे, अब गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ ले जाना है, लेफ्ट की तरफ जितना जा सकते हैं, कंधे सीधे रहेंगे। कोई भी मेडिटेशन की ट्यून आप लगा सकते हैं ना, लेफ्ट से फिर धीरे धीरे राइट की तरफ, जितना राइट की तरफ जा सकते हैं। राइट से फिर धीरे धीरे लेफ्ट, लेफ्ट से फिर धीरे धीरे राइट। ये एक्सरसाइज गर्दन की स्लोली करनी होती है, इसमें ज्यादा फास्ट नहीं। फिर सीधे। अब क्या करना है, गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, जैसे आंखों को घुमाया था, नीचे, नीचे से फिर लेफ्ट और साइड की तरफ, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे, लेफ्ट और साइड, ऊपर और पीछे, राइट और साइड, नीचे। अब विपरीत दिशा में जाएंगे, नीचे से जाएंगे राइट और साइड, ऊपर और पीछे। स्लो कांस्टेंट मूवमेंट, लेफ्ट और साइड, इसको फास्ट नहीं करना है, स्लो। नीचे, नीचे से फिर राइट और साइड, ऊपर और पीछे, लेफ्ट और साइड, नीचे। अब नॉर्मल। ये गर्दन के लिए हो गया। अब इसके बाद कंधों के लिए, कंधों को ऊपर ले जाना और नीचे छोड़ना है। ठीक है, सिंपल है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी दोनों हाथ जो है वो कंधों पर रखने हैं, आगे से पीछे की तरफ 3 बार। 1 2 3, विपरीत दिशा में 1 2 3। ऐसे एक एक हाथ से भी आप कर सकते हैं। अभी हमने दोनों हाथ से किया,
आप एक एक हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं, एक बार राइट से किया फिर लेफ्ट से किया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चेस्ट मसल्स के लिए दोनों हाथ सामने, और जैसे हम दरवाजा खोलते हैं ना ऐसे, ये 1 की पोजीशन है, नमस्कार की मुद्रा, और 2 की पोजीशन में दोनों हाथों को साइड में ले जाना है, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसके बाद में कमर के लिए सपोर्ट करना है, और जितना इजीली पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाना है। 1 कहने पर पीछे जाना है, फिर थोड़ी देर रुकना है उस पोजीशन में, 2 कहने पर सीधे हो जाना है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2। अभी घुटनों के लिए, घुटनों में जिनके ज्यादा दर्द वगैरह है, प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कर करेंगे। ये दोनों हाथ आगे ले जाना है, ये 1 की पोजीशन है 1, और फिर जैसे हवा में बैठते हैं ऐसे 2 की पोजीशन है, उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है, 2, थोड़ा सा प्रेशर आएगा तो दर्द भी हो सकता है, बैठना नहीं कुर्सी पे, 3 4 हवा में बैठना है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। फिर दूसरी एक्सरसाइज घुटनों के लिए, दोनों हाथ घुटनों पे रखने, लेफ्ट से राइट की तरफ 3 बार, 1 2 3, राइट से लेफ्ट 3 बार, 1 2 3। इसके बाद फिर घुटनों के बाद एंकल जॉइंट, तो एंकल जॉइंट के लिए क्या करना है, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे एक पैर को 1 2 3, अब विपरीत दिशा में, जो खड़े होकर करना मुश्किल लगता है वो बैठ के भी इसको कर सकते हैं। फिर विपरीत दिशा में 1 2 3, विपरीत दिशा में 1 2 3। ऐसे ही फिर राइट एंकल जॉइंट के लिए 1 2 3, फिर विपरीत दिशा में 1 2 3। और इसके बाद में लास्ट में क्या करना है, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है, दोनों पैर बिल्कुल पास में, दोनों हाथ ऐसे ही लेने हैं, ये 1 फिर 2, ऐसे ही ऊपर ले जाना है 3, और पंजों के बल खड़े हो जाना है 4, और उस पोजीशन में थोड़ी देर रुकना है। फिर 3 2 1। इससे भी बहुत फायदे होते हैं ना, ये जो स्ट्रेच करते हैं इसको क्या कहते हैं पता है, ताड़ासन कहते हैं इसको, ताड़ासन। तो फिर से एक बार करेंगे, इसमें क्या होता है, हमारा संतुलन आ जाता है ना, एकाग्रता के लिए भी यूजफुल है। दोनों पैर जितने पास में होंगे ना उतना ही अच्छी तरह से लास्ट की जो पोजीशन होती है ना, उस पोजीशन में रुकने में मदद मिलती है, क्योंकि दोनों पैर एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं, और हाथ भी बिल्कुल पास में होने चाहिए, कान के पास में होने चाहिए। 1 2 3, देखो हाथ बिल्कुल कान के पास में है, तो आपको फिर लास्ट की पोजीशन में इजी रहेगा 4 में, 4
ठीक है ना। तो ये क्या हो गई एक्सरसाइज, यहां से लेके नीचे तक, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा वहां। ओके, अभी थोड़ा मन बुद्धि की भी एक्सरसाइज करके एक गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे की बातें शुरू करेंगे। तो अपने आप को रिलैक्स करें, सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों पैरों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। दोनों पैरों की 10 उंगलियां एकदम शिथिल हो रही है। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों घुटनों पर केंद्रित करें। दोनों घुटनों के नीचे दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को कमर के मसल्स पे केंद्रित करें। कमर और कमर के नीचे दोनों पैर घुटनों तक शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को पेट और पीठ के मसल्स पे केंद्रित करें। पेट और पीठ के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों हाथों के 10 उंगलियों पर केंद्रित करें। दोनों हाथों की 10 उंगलियां शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, रिलैक्स। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों कंधों पर केंद्रित करें। दोनों कंधे, कंधों के नीचे दोनों हाथ और छाती के सभी मसल्स एकदम शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को गर्दन और चेहरे के मसल्स पे केंद्रित करें। गर्दन और चेहरे के सभी मसल्स शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। At the center of the forehead between 2 eyebrows, महसूस करें मैं प्रकाश और शक्ति का पुंज हूँ। I am point of light and might at the center of the forehead between 2 eyebrows. मैं शरीर से भिन्न हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक आध्यात्मिक ऊर्जा हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। ज्ञान, पवित्रता, शांति
वास्तविक गुण है। इसी अनुभव में स्थित रहते हुए जो गीत आपको सुनाई देगा उसके शब्दों पर अपने ध्यान को एकाग्र करें।
बातें देखी थी। जैसे हमने ये देखा था कि स्वास्थ्य के जो 4 पहलू होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, और उसमें भी हमने रिलेशनशिप, संबंधों का क्या महत्व है और उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कैसे असर पड़ता है, ये देखा था। और जो आध्यात्मिक पहलू है उसमें मुख्य रूप से जो 7 गुण है और उनका हमारे शरीर के 8 सिस्टम के साथ क्या संबंध है, ये हमने देखा। हमारे विचार इतने महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे अभी गीत आप सभी ने सुना कि हमारी जो सोच है, संकल्प है, उससे ही हमारा संसार बनता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। इसलिए हमारे संकल्प है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मन में संकल्प किस प्रकार के चलते हैं? हम चाहते हैं पॉजिटिव सोचना, लेकिन क्या पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव विचार ज्यादा मन में आते हैं? क्या होता है? नेगेटिव आते हैं ना ज्यादा। चाहते हैं पॉजिटिव सोचना, लेकिन होता क्या है? नेगेटिव ज्यादा चलता है। ऐसा क्यों होता है? नेगेटिव से सब तैयार हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, और वही हमारे अंदर चला जाता है। और दुनिया में ज्यादातर कैसी बातें हो रही है? नेगेटिव ना, जैसे मतलब नेगेटिव बातें देखने में आती है। आप कुछ भी देखो, एंटरटेनमेंट के भी चैनल्स देखो, तो उसमें जो भी नेगेटिव बात होगी ना, उस पर लोगों का ज्यादा फोकस रहता है और वो भी सोचते हैं कि नहीं, लोगों को ये बातें पसंद आती है। इसलिए सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो भी उसमें कोई ऐसा एक कैरेक्टर आ जाता है जो फिर सारा मतलब नेगेटिव बातें करने लगता है और वो बहुत पॉपुलर हो जाता है, बहुत फेमस हो जाता है। किसी को भी अगर फेमस होना है तो वो क्या करते हैं? आजकल पता है ये फंडा निकला है, आपको अगर पब्लिसिटी चाहिए तो आप सीधे अच्छे काम करके आपको पब्लिसिटी नहीं देगा कोई। मतलब यहाँ कोई मीडिया पर्सन आके इसको हाईलाइट नहीं करेगा, देखो कितना अच्छा काम चल रहा है, यहाँ शांति सरोवर में ये बहनें कितनी लगी हुई है निस्वार्थ सेवा में, इन्होंने अपना पूरा जीवन, ये बातें कोई हाईलाइट नहीं करेगा। क्या हाईलाइट करेंगे? फलानी जगह रेप हो गया, फलानी जगह पे जो है वो चोरी हो गई, इसने ये घोटाला कर दिया। और घोटालेबाज जो होते हैं ना, वो पूरे छाए रहते हैं, पूरा मतलब उनका हेडलाइन जो है वो बन जाती है ब्रेकिंग न्यूज। तो मतलब ये हो गया है ना कि नेगेटिव बातों को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और इसीलिए वही नेगेटिव बातें क्या हो जाती है, हमारे अंदर घुस जाती है। बार बार हमारे ऊपर ऐसे बम्बार्डमेंट होता है, बार बार वही चीजें सुनाई जाती है, हर आधे घंटे में वही बात फिर से रिपीट की जाती है। तो इसीलिए ये सारी नेगेटिव बातें हैं, उन नेगेटिव बातों से अपने आप को बचाना और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखना, ये क्यों जरूरी है, ये आज हम समझेंगे। मतलब पॉजिटिव रहने से उसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कैसा असर पड़ता है। आप ये तो मानते हैं कि पॉजिटिव सोचने से उसका अच्छा असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है और नेगेटिव सोचने से बीमार हो सकते हैं, केवल सोच सोच के बीमार हो सकते हैं। क्या मानते हैं आप सभी? है ना, सोच सोच के व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम ठीक है और आप जाते हैं तो एक दोस्त मिल जाता है और दोस्त जो कहता है क्या बात है भाई, तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या, चेहरा तुम्हारा आज ठीक नहीं लग रहा। वो तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब दोस्त ने बोला, मैंने नहीं यार मुझे तो सब ठीक लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं लग रही। अब पहले ने बोला तो इतना ध्यान नहीं, लेकिन थोड़ा तो असर हुआ, मन में सोच तो शुरू हो गई कि शायद आज कुछ ठीक नहीं है। फिर दूसरा एक मिल गया, दूसरे ने थोड़ी देर बाद बात करी, क्या बात है तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ है तुमको? अब दूसरे ने बोला तो फिर सोच शुरू हो गई अंदर की वास्तव में मेरा कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अब दो लोग बोल रहे हैं। एक ने बोला तो हो सकता है उसको कोई इतना उसको लग रहा हो ऐसा, लेकिन दूसरे ने भी बोला ना जरूर कुछ गड़बड़ है ना। तो मतलब 50% आ गया मन में, या जरूर कुछ गड़बड़ है, मेरी तबीयत शायद ठीक नहीं है, मुझे ही
ही समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है। अब तीसरा और एक मिल गया दोस्त, और उसने भी कहा कि क्या बात है भाई, तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारा मतलब जैसे आज चेहरा इतना ठीक नहीं लग रहा है। तो उसको कंफर्म हो जाएगा कि जरूर मेरे को मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसको अंदर से लगेगा कि मुझे बुखार आ रहा है या मुझे गड़बड़ है, तो वो सोचेगा कि घर जाकर अपना चेहरा आईने में देखेगा बार बार और सोचेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वास्तव में क्या है, ये तीन जो दोस्त हैं उन्होंने मिलकर सोचा कि भाई इसको थोड़ा सा इसका मजाक करते हैं, लेकिन तीन लोगों ने जब बोला तो उसको ये कंफर्म हो गया कि जरूर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसने वो एक्सेप्ट कर लिया और उसको वैसे लक्षण होने लग गए, महसूस होने लग गए। उसको ऐसा ही लगा कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार जैसा फील होने लगा, अनकंफर्टेबल फील होने लगा, और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके दवाई ली। तो ये हमारी सोच का बहुत गहरा असर पड़ता है। ये प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पे जैसे ऐसे कैदी थे वहाँ पे कि जिनको मतलब मृत्युदंड दिया गया था कोर्ट के द्वारा, मृत्युदंड दिया गया था। तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है इनके ऊपर, क्या आप हमें परमिट करते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, वैसे भी इनको मृत्युदंड दिया जाना है तो इसीलिए आप कर सकते हैं। तो उन्होंने उन कैदियों को बोला कि आपको फांसी के द्वारा नहीं मारा जाएगा, आपको एक जहरीला कुबरा जो है वो डसवाया जाएगा, उससे आपकी मौत होगी। तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और पट्टी बांधने के बाद उनको एक सिंपल सी सुई चुभोई गई और ऐसा वातावरण निर्माण किया गया जैसे कि मतलब सांप के द्वारा आपको डसवाया जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगी और वो सारे लक्षण उनके शरीर में उत्पन्न हुए जो एक जहरीले सांप के डसने से होते हैं। तो हमारे मन में कितनी शक्ति है, सोचो उनके मन ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि वास्तव में मुझे सांप ने डस लिया है, तो शरीर ने वैसे सारे लक्षण पैदा किए, सारे लक्षण उत्पन्न किए। इसलिए हमारी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोरोना के काल में भी ये बात सबने अनुभव की होगी कि बार बार जिन्होंने न्यूज चैनल ज्यादा देखा वो ज्यादा बीमार पड़ गए। जिन्होंने न्यूज चैनल को डोंट केयर कर दिया या जो न्यूज आ रही थी, जो बार बम्बार्डमेंट हो रहा था, उसको डोंट केयर किया और किसी न किसी विधि से अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखा, वो लोग जो है वो सरवाइव किया। तो इसीलिए सोच को पॉजिटिव रखना ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है जैसा हम सोचते हैं ना, हमारे यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, ये जो ब्रेन है, ब्रेन के पास में एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, वो जैसे घर में कुत्ता होता है ऐसे ये ब्रेन का उसको वॉच डॉग कहते हैं। जैसे घर में होता है ना कि बाहर से कोई अनजान व्यक्ति आता है तो कुत्ता भौंकने लगता है, जैसे कुत्ता भौंकने लगता है तो अंदर पता चलता है कि बाहर कोई अनजान व्यक्ति आया है, अंदर वाले जो है वो अलर्ट हो जाते हैं, कोई तो आया है। तो ऐसे ही हमारे मन में कोई भी नेगेटिव विचार आता है तो यहाँ पे ये जो हाइपोथैलेमस है ये भी क्या करता है, इसमें से केमिकल सीक्रेट होते हैं जिसको कहते हैं न्यूरोपेप्टाइड्स, और वो 1 से 1.5 सेकंड में सारे शरीर में फैल जाते हैं। और 1 से 1.5 सेकंड में सारे शरीर में फैल जाते हैं तो सारे शरीर में जितने भी सेल्स हैं सबको ये मैसेज मिल जाता है कि कुछ ना कुछ तो खतरा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो जैसे ये मैसेज मिल जाता है तो शरीर के सेल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, तो चिंता वाले, तनाव वाले हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाता है शरीर में से, चिंता वाले रस, तनाव वाले रस ये निकलने लगते हैं। और हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम या हीटिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर अंदर से मतलब जैसे हम हीटअप हो जाते हैं। और हमारे पास जो रिजर्व में जो ग्लूकोज रहता है, लीवर में हमारे हमेशा रिजर्व में ग्लूकोज रहता है, उसका एनर्जी में कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे शरीर को ये अलर्ट मिल जाता है इमरजेंसी, और फिर वो ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्जन, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि एनर्जी की ज्यादा जरूरत है।
तो वो ग्लूकोज जो है उसका एनर्जी में कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है और वो एनर्जी फिर उसमें यूटिलाइज हो जाती है। अब ये जो प्रक्रिया हमारे शरीर में क्यों थी? पहले के जमाने में लोग जंगल में रहते थे, अचानक सामने से शेर आ गया, भालू आ गया, तो उससे लड़ना तो मुश्किल है, तो उससे भाग सकते हैं जितना तेजी से दूर। तो ऐसे इमरजेंसी कंडीशन के लिए क्या चाहिए? अगर तेजी से भागना है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी उस माध्यम से मिलती थी। अभी तो हम जंगल में नहीं रहते, अभी तो सीमेंट के जंगल में रहते, तो अभी शेर चीते तो नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती हैं, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है। तो उस परिस्थिति में अगर हम थोड़ा भी नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव सोच उत्पन्न हो गई, नेगेटिव सोचना शुरू किया, तो जितनी बार नेगेटिव संकल्प आएगा उतनी बार क्या होगा? यहाँ से मैसेज सारे शरीर में पहुंचेगा। सारे शरीर में पहुंचेगा तो क्या होगा? तनाव वाले, चिंता वाले रस निकलना शुरू हो जाएगा, हीटिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, ग्लूकोज जो है जो लीवर में स्टोर में है वो ब्लड में आना शुरू होगा, उसका एनर्जी में कन्वर्जन होने लगेगा और वो एनर्जी यूज होने लगेगी। और बार बार अगर ऐसा होता रहे तो क्या हो जाएगा? सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी जो स्टोर में है, और ऐसा लगेगा जैसे हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, लैक ऑफ एनर्जी ऐसा लगेगा, है ना? तो ऐसे ही क्या होता है ना, बार बार जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो बिना कुछ किए भी, जैसे आपने कुछ किया नहीं, बैठे ही आप अगर बहुत सारी नेगेटिव बातों के बारे में ही चिंतन करते रहे तो थोड़ी देर में क्या हो जाता है? कैसा लगने लगता है? ऐसा लगता है जैसे एकदम थक गए, आज मतलब मेरे अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, क्योंकि सारी एनर्जी हमने किसमें खर्च की? जो सोच नेगेटिव चली तो वो सारी एनर्जी खत्म हो गई। और इसके विपरीत आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं, आप पॉजिटिव भावना रखते हैं, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं, दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस रंग का आप चश्मा पहनते हैं वैसी दुनिया आपको नजर आती है, कहते हैं ऐसे। इसके लिए बहुत फेमस एग्जांपल आप सबको पता होगा, जैसे टेबल पर ग्लास है, कांच का ग्लास है, उसमें आधे लेवल तक पानी भरा हुआ है, तो कोई कहता है कि आधा ग्लास खाली है और कोई कहता है आधा ग्लास भरा हुआ है। तो एक ही परिस्थिति को देखने के दो अलग अलग नजरिए। तो नजरिए के लिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि नजरिया क्या है? खिड़की की सलाखों से देख रहा था, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ तो ऊपर चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ज्यादातर क्या होता है, चांद में दाग नजर आता है, जैसे पूरा व्हाइट है, इसमें ब्लैक स्पॉट होगा ना, उसके ऊपर नजर चली जाएगी। तो चांद में जो दाग है वो जल्दी नजर आता है, लेकिन कीचड़ में अगर कमल देखना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा दृष्टिकोण हमें निर्माण करना पड़ेगा। हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, वो हमेशा एक बात कहती थी। वो कहती थी कि जो गुलाब का पौधा होता है, देखो गुलाब का पौधा जो है उसको बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए खाद डाली जाती है। वो खाद तो दुर्गंधित होती है, जैसे गोबर वगैरह वो सब चीजें डालते हैं, उसमें तो दुर्गंध होता है। लेकिन वो गुलाब के पौधे में इतनी अकल है कि वो उस दुर्गंध को भी सुगंध में कन्वर्ट करता है और सबको सुगंध देता है, सुगंध फैलाने का काम करता है। तो दादी जी कहती थी अगर गुलाब का पौधा कर सकता है, आप तो सब चैतन्य गुलाब, तो आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें भी ये अपना दृष्टिकोण वैसा डेवलप करना पड़ेगा, है ना, कि भाई नेगेटिव सिचुएशंस तो आएंगी, क्योंकि दुनिया ही ऐसी हो गई है कि वहां पे आपको पॉजिटिव सिचुएशंस आना कम बार होता है और नेगेटिव सिचुएशंस ज्यादा फेस करनी पड़ती है, नेगेटिव लोगों को ज्यादा फेस करना पड़ता है। ऐसे समय में उस नेगेटिव सिचुएशन से भी कोई ना कोई पॉजिटिव मैसेज अगर हम लें,
उसको पॉजिटिव वे में ले कि चलो आपके मतलब सामने आके कोई आपके ऊपर गुस्सा करे, आपको कुछ भी बोले जा रहा है, अब आप कहेंगे मैंने तो कुछ इसका बिगाड़ा नहीं, ना मैंने कभी इसको कुछ किया, या आके मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहा है, मुझे कुछ भी बोले जा रहा है, तो ये क्यों मैं सहन करूं? मैं क्यों इसका मैं क्यों सहन करूं? लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि ये व्यक्ति जो है ये मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, कौन सी ट्रेनिंग? मेरी सहन शक्ति बढ़ाने की ट्रेनिंग। आपको पता है सहन शक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है? हमारे अंदर वो सहन शक्ति होती है। एक लड़की जब मां बन जाती है कितना फर्क हो जाता है उसके अंदर। वो सहन शक्ति आती कहां से? उसके अंदर। वही लड़की पहले जो चीजें बिल्कुल सहन नहीं करती थी, वो मां बनने के बाद सब कुछ सहन कर लेती है। उसका रीजन क्या है? तो वो सहन शक्ति आई कहां से उसके अंदर? वो सहन शक्ति उसके अंदर थी। उसने ये सोच लिया कि बस मेरे बच्चे के लिए, तो बच्चे के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम ने उसको सिखाया सहन करना। और जितना जितना वो सहन करती जाती है उतना सहन शक्ति बढ़ती जाती है। तो सहन शक्ति बढ़ाने का राज क्या है? सहन करना। सहन करने से सहन शक्ति बढ़ती है। जो पत्थर सहन करता है उसकी मूर्ति बन जाती है। जो सहन नहीं कर पाता है, टूट जाता है, उसको फिर कहीं ना कहीं स्टेप्स में एडजस्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं स्टेप्स में लगाया जाता है। फिर सारी उम्र सब लोग उसके ऊपर पैर रख कर जाते हैं और जिसने सहन किया उसके सामने सिर झुकाते हैं। तो इसीलिए हम भी अगर ये सोच लें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बस हमें सोच में थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता है, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति आके यहाँ पे उसने मतलब थूक दिया, उल्टी कर दी, तो कितना गुस्सा आएगा। इतने अच्छे स्थान पे इसको इतनी अकल नहीं है, ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर ये पता हो कि ये बीमार है तो गुस्सा आएगा, तो उसके प्रति दया, रहम। तो रहम और प्रेम ये दो चीजें ऐसी है जो हमारे अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाती है। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, उसको हम अगर पॉजिटिव वे में लेना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए है, हम जैसा सोचेंगे यहाँ पे वैसा मैसेज सारे शरीर में चला जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे नेगेटिव का आपको बताया, नेगेटिव सोच का कैसे असर होता है, ऐसे पॉजिटिव सोच का भी बहुत अच्छा असर होता है। जब भी हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वैसा ही मैसेज सारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर में से दो प्रकार के रस निकलते हैं। उसको कहते हैं एंडोर्फिन और एनकेफेलिन। एंडोर्फिन क्या है? ये नेचुरल मॉर्फिन है, अफीम जिसको कहते हैं ना। अफीम मेडिसिनल यूज में क्या करते हैं, उसको कहा जाता है सबसे अच्छा दर्द निवारक। उसका इंजेक्शन बनाया जाता है और जब भी दर्द बहुत ज्यादा होता है तो वो इंजेक्शन लगाया जाता है दर्द को कम करने के लिए। अब जब नेचुरली वो शरीर में से निकलता है तो वो क्या करता है, शरीर में कहीं पर भी अगर दर्द हो रहा है ना, उस दर्द को वो खत्म कर देता है। ठीक है। और दूसरा काम क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जो दूसरे टाइप का सिस्टम है उसके अपोजिट, सिंपैथेटिक के अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक, कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं, जैसे एसी में कैसा लगता है सबको, कंफर्टेबल लगता है ना, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। वैसे हमारे अंदर का जो एसी है वो चालू हो जाता है और हम कैसा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव सोच आप रखेंगे तो पॉजिटिव सोच का वैसा पॉजिटिव असर सारे शरीर के एक एक सेल पर पड़ेगा और उससे क्या होगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा। एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा ना तो आप थकेंगे नहीं जल्दी। जैसा होता है कि कोई हमारे पसंद का काम होता है, वो अगर हमें करने को मिल जाए तो क्या होता है,
भाई 2 घंटे काम किया नहीं, और हम 2 घंटे कर सकते हैं और 4 घंटे कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें अच्छा लगता है, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता है। और जो हमारा पसंद का काम नहीं वो अगर करने के लिए दिया जाए 1 घंटे में ही थक जाएंगे, नहीं मेरे से नहीं होगा, 1 घंटा के आधे घंटे में ही थक जाएंगे, नहीं बस अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो काम पसंद नहीं है ना, उसके प्रति जो हमारा नजरिया है वो नकारात्मक है। तो इसीलिए नेगेटिव थॉट्स का भी असर होता है हमारे ऊपर और पॉजिटिव थॉट्स का भी पॉजिटिव असर होता है। तो इसीलिए हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखना बहुत आवश्यक है। कई बार होता है ना कि लोग बहुत ज्यादा है ना पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज में रहते हैं, उनका वर्तमान बहुत अच्छा है लेकिन पास्ट में उन्होंने जो स्ट्रगल किया ना उसी के बारे में सोचते रहेंगे। कोई कहेगा अरे आपका तो बड़ा अच्छा चल रहा है, अरे क्या बताएं मैंने कितना स्ट्रगल किया है, आपको क्या बताऊं मैंने कैसे कैसे दिन देखे। और अगर उसी में अगर ज्यादा रहे तो क्या हो गया, मतलब वर्तमान का सुख छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के नेगेटिव मेमोरीज में जी रहे हैं, तो उसका क्या है नेगेटिव असर तो निश्चित रूप से होगा। तो नेगेटिव बातों को याद करने से भी उसका असर हमारे ऊपर होता है। इसलिए पॉजिटिव बातों को ज्यादा स्मृति में रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव भावनाएं रखनी चाहिए और पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे हमारे सोच का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए हमारे सोच का बहुत महत्व है जीवन। तो इसलिए आज से क्या करेंगे सभी, पॉजिटिव सोचेंगे, है ना। यस, कभी नेगेटिव विचार आया उसको तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि हम चाहते हैं, हम समझते भी हैं कि पॉजिटिव सोचना अच्छा है, हम चाहते भी हैं पॉजिटिव सोचना, लेकिन नेगेटिव आ जाता है, तो उसको कैसे हम चेंज करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो उसके लिए हमें मदद करता है मेडिटेशन। अपने अंदर जाना जितना हम सीखते हैं उतना हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा पूरा लाइफ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है, पूरा बिलीफ सिस्टम बदल जाता है, थिंकिंग पैटर्न बदल जाता है। जब हम स्व के बारे में जानते हैं, सेल्फ के बारे में जानने लगते हैं, स्व को जितना अनुभव करने लगते हैं। आपको बड़ा सुनकर ये आश्चर्य लगेगा, लेकिन हम सेल्फ के बारे में जानते ही नहीं। देखो इस शब्द को हम सारे दिन में कितनी बार प्रयोग करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। अगर हम देखें तो 2 शब्दों के फेरे में हमारा सारा जीवन घूमता रहता है, या 2 शब्दों के आसपास हमारा सारा जीवन घूमता रहता है। वो 2 शब्द कौन से? मैं और मेरा, है ना। मैं और मेरा के फेरे में हमारा सारा जीवन घूमता रहता है। तो इसीलिए इसके वास्तविक मीनिंग को समझना, है ना, इसको भी अगर हमने रियली समझ लिया कि जो मैं शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ, ये हमने समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है ना, अपने आप। मतलब जो मैंने 7 इनेट क्वालिटीज आपको बताई, क्योंकि देखो हमारा मन जो है ना वो समंदर के समान है। हम अगर ऊपर में रहेंगे तो वो जो ऊपर की लहरें हैं, वो ऊपर की लहरें जो है उनके आघात हमें सहन करने पड़ेंगे। और ऊपर की लहरें कैसी है? गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जेलसी, ये ऊपर की लहरें। लेकिन जितना हम गहराई में जाएंगे, जैसे समंदर की गहराई में जाते हैं तो क्या मिलते हैं? शांत, एक तो साइलेंस होता है, और मोती मिलते हैं। मोती अगर चाहिए तो समंदर के गहराई में जाना पड़ता है ना। तो ऐसे ही हम अपने मन के अंदर जाना सीखेंगे। अपने अंदर जाना कब सीखेंगे? जब स्व के बारे में जानेंगे कि मैं कहने वाला मैं वास्तव में कौन हूं। स्वामी विवेकानंद जो थे वो इसी की तलाश में
अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने नॉक किया दरवाजे को। तो अंदर से उनके जो गुरुजी थे, मतलब बाद में गुरुजी बने, उस समय तो नहीं जानते थे वो। उन्होंने कहा कौन? स्वामी जी ने कहा वही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं कौन। इसलिए जो मैं कौन की पहेली है, इसको जितना हम अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसको अनुभव करेंगे, केवल समझना भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन समझने के साथ साथ उसको जीवन में अनुभव करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसीलिए मतलब जैसे वो गुरुजी ने सुना उनके आंसर को, तो उनको लगा कि ये मुझे सही शिष्य अभी मिल गया और ये मेरा नाम आगे चल के बहुत रोशन करेगा, है ना। और वास्तव में वैसा ही हुआ। तो इसीलिए मैं कहने वाला मैं कौन, हमारे यहाँ पे बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर आए थे, उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की थी, पीएचडी करके कई साल उन्होंने पढ़ाया था, उनके कई सारे स्टूडेंट्स ने भी पीएचडी किया था और वो बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए थे। उनको मैंने बात में कहा कि सर आप मुझे ये बताएंगे कि आप कौन है? उन्होंने कहा आपको तो पता है कि मैं यहाँ कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, आप कई बार मेरे डिपार्टमेंट में भी आके गए हो। मैंने कहा नहीं सर, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर हूँ यहाँ पे। मैंने कहा कि सर ये तो आप बाद में बने ना, कुछ साल आपने पढ़ाया, आपका मतलब प्रमोशन हुआ, उसके बाद आप प्रोफेसर कहलाने लगे, उसके पहले भी तो आप थे। तो सोच में पड़ गए हो। उसके पहले मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, मैं और मेरा में क्या डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं ना कोई भी चीज को मेरा, जैसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी घड़ी, तो जब कहता हूँ मेरी घड़ी तो ये घड़ी अलग है और मैं अलग, है ना। मैं कहता हूँ कि ये मेरा मोबाइल, तो ये मोबाइल अलग है और मैं अलग। मैं कहता हूँ कि मेरी रिंग, तो ये रिंग अलग है और मैं अलग। ऐसा अगर मैं कहूँ कि मैं मोबाइल हूँ, मैं रिंग हूँ, तो क्या कहेंगे आप? हंसेंगे ना। अभी तो डॉक्टर साहब ठीक थे, अभी क्या हो गया? तो हमारे साथ भी लगभग ऐसा ही हो जाता है ना। तो जो मेरी चीज है वो अगर कंटिन्यूअसली मेरे साथ रहती है तो वो मेरे कॉन्शियसनेस में चली जाती है। मतलब जैसे हम कोई रिंग पहनते हैं, लगातार कंटिन्यूअसली पहने हुए, और कभी अगर हम निकाल भी देते हैं ना तो भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे हमने पहनी हुई है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वो हमारे कॉन्शियसनेस में चला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है। तो ऐसे ही है ना, मैंने उनको कहा कि सर ये तो कहते हैं ना जैसे कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये तो मेरी चीज हो गई कि मेरा व्यवसाय है प्रोफेसर का। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं। मैंने कहा सर ये तो बिलीफ सिस्टम है ना, कि भाई आप हिंदू के घर में जन्म हुआ इसलिए कह रहे हो हिंदू हूं, मुसलमान के घर जन्म होता तो कहते मुसलमान हूं, और कहने में भी आता है कि ये मेरा धर्म है, तो ये तो मेरी चीज है, ये तो अलग हो गई। फिर उन्होंने सोच के जवाब दिया कि मैं इंडियन हूं। आसानी से वो हार मानने वाले नहीं थे। तो मैंने कहा कि सर मेरे कई सारे मित्र जो है वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके अमेरिका चले गए, है ना, ऊंची शिक्षा लेने के लिए। वहां पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, फिर उनका जॉब भी वहां पे लग गया, उनको वहां की सिटीजनशिप भी मिल गई, ग्रीन कार्ड भी मिल गया। तो अभी वो अमेरिकन हो गए, अभी वो इंडियन नहीं, अभी वो एनआरआई है। तो ये तो बदल सकता है ना, ये तो नागरिकता है ना। अभी इंडियन है, वो जाके कल अमेरिकन हो सकता है, अमेरिका में ज्यादा देर तक रहे तो ये तो चेंज हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप जानना क्या चाहते हैं? मैंने कहा यही जानना चाहता हूँ कि आप कौन है। तो उन्होंने अपना नाम बताया, उन्होंने कहा मैं धर्मेंद्र तिवारी। मैंने कहा सर ये तो आपका नाम है ना, नाम भी कभी ना कभी रखा गया, और वो भी आपकी चॉइस से नहीं रखा, किसी और ने अपनी चॉइस से रखा, है ना। वो तो जस्ट एक लेबल है, आइडेंटिफिकेशन के लिए है, पुकारने के लिए है। धर्मेंद्र की जगह पे अगर कोई दूसरा नाम होता, सतीश होता, रमेश होता, तो आज आप उस नाम से पहचाने जाते। वो सोच में पड़ गए। फिर भी वो आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको था ना कि मैं इतना बड़ा प्रोफेसर हूँ।
तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा ये जो आपको सामने खड़ा दिखाई दे रहा है ना, ये मैं हूँ। क्या कहा? ये जो आपको सामने खड़ा दिखाई दे रहा है ये मैं हूँ। मैंने कहा सर, कभी आपके पैरों में दर्द होता है, कभी आपके सिर में दर्द होता है, कभी पूरे शरीर में दर्द होता है, तो क्या आप ऐसा कहते हो मैं पैरों में बड़ा दर्द है, मैं सिर में बड़ा दर्द है, मैं पूरे शरीर में बड़ा दर्द है? क्या ऐसा कहते हो कि मेरे पैरों में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है? उन्होंने कहा ऑब्वियसली मैं ऐसे ही कहता हूँ कि मेरे शरीर में दर्द है। तो मैंने कहा सर, आप अभी बता रहे हो मुझे कि ये जो दिखाई दे रहा है ये मैं हूँ, और इसको तो आप मेरा कहते हो। तो जिसको हम मेरा कहते हैं वो चीज तो अलग है और मैं अलग हूँ। तो जब आप इस शरीर को मेरा कह रहे हैं, माना आप इस शरीर के मालिक हो, तभी तो मेरा कह रहे हो ना। तो शरीर का मालिक अलग होता है और शरीर अलग होता है। घर में रहने वाला अलग होता है और घर अलग होता है। गाड़ी का ड्राइवर अलग होता है और गाड़ी अलग होती है। भले ही बाहर से दिखता है कि गाड़ी जा रही है, कहने में भी आता है गाड़ी जा रही है, लेकिन गाड़ी अपने आप जा सकती है। अंदर बैठ के कोई चला रहा है ना उसको, भले ही बाहर से हो सकता है वो दिखाई ना दे। ऐसे भी घर में रहने वाला अलग होता है। तो फिर वो सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा वास्तव में मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी सारी डिग्रियां हासिल की, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास नहीं। मैंने कभी इतना गहराई में जाके सोचा ही नहीं। मैं तो अपने आप को अभी तक यही समझ रहा था जो दिखाई दे रहा है। तो यही हाल हमारे साथ होता है, क्योंकि हमने कभी ये पढ़ा नहीं, सुना नहीं। तो वास्तव में हम इस शरीर के मालिक एक चैतन्य शक्ति है, जिसको कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी कहता है, कोई आत्मा कहता है। आत्मा नाम इतना बदनाम हो गया है ना जी टीवी वालों ने, जैसे आत्मा से लगता है भूत प्रेत। तो वास्तव में आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा माना एक चैतन्य शक्ति। अभी जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन बात कर रहा हूँ? मैं आत्मा अपने मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, है ना। अब आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। डॉक्टर साहब अच्छे थे, अच्छी बातें सुनाते थे, चले गए। होता है ना ऐसे। हमारा मतलब जैसे होता है कोई एकदम पेशेंट है, लास्ट स्टेज में एकदम सीरियस है, उसको डॉक्टर्स के पास ले आते हैं। डॉक्टर्स उसको देखते कहते हैं ये तो एकदम सीरियस है, फटाफट इमरजेंसी में लेते हैं, उसको सारी चीजें करते हैं, कार्डियक मसाज देते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, लेकिन वो पेशेंट बच नहीं पाता है। तो रिलेटिव्स के पास आके क्या कहते हैं? I'm sorry, हम पेशेंट को तो बचा नहीं पाए, पेशेंट तो चला गया, अभी आप बॉडी को लेकर चलिए। अंदर लाते समय कहा पेशेंट को अंदर लाइए, और अभी कहेंगे बॉडी को लेकर जाइए, पेशेंट तो गया। अभी तक कोई उसको डैडी कह रहा था, कोई उसको दोस्त कह रहा था, कोई उसको भाई कह रहा था, अभी कहेगा ये मेरा दोस्त है, कहेंगे ये मेरे दोस्त की बॉडी है, दोस्त तो चला गया। उस बॉडी को ज्यादा देर रखेंगे भी नहीं, कहेंगे अरे जल्दी जल्दी क्रियाक्रम कर दो, है ना। तो अगर हम शरीर है तो फिर तो रखना चाहिए ना उसको, और कहना चाहिए ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। दोस्त तो चला गया, बहुत अच्छा था, ये तो उसकी बॉडी है। इसलिए ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हम वास्तव में इस शरीर के मालिक एक चैतन्य शक्ति है, और उसको ही आत्मा कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आत्मा हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देती, इन आंखों से शरीर दिखाई देता है, लेकिन वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। हवा नहीं दिखाई देती, इलेक्ट्रिसिटी जो बहती है तारों से, वो इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं ना। हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, माना इलेक्ट्रिसिटी है। स्विच ऑन करने के बाद भी लाइट नहीं चल रही, फैन नहीं चल रहा, माना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा को भी हम अनुभव कर सकते हैं, अनुमान से समझ सकते हैं, भले ही वो दिखाई नहीं देता। एटम दिखाई देता है क्या? एटम जो होता है ना, एटम माना जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणु, अणु दिखाई देता है?
उसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तब वो दिखाई देगा। तब दिखाई देगा कि अंदर में न्यूक्लियस है, वहां पे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और बाजू में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। ये वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाएगा। इन आंखों से दिखाई देगा? तो क्या इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा मतलब वो नहीं? और वो एटम से ही कैसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनते हैं। एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब में कितनी शक्ति होती है, सारी दुनिया का विनाश कर सकता है। तो देखो जितनी सूक्ष्म चीज है उतनी वो शक्तिशाली होती है। तो ऐसे ही आत्मा भी जो है वो बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली। बहुत शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है, लेकिन हमारी मन बुद्धि कहाँ सारी लगी हुई है? शरीर में लगी हुई है ना। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें क्या समझना होगा स्वयं को, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और मेरा स्थान कहाँ है? ये प्रकृति के मध्य में। जैसे ड्राइवर जो है वो गाड़ी में कहाँ बैठता है? सामने बैठता है ना, ड्राइविंग सीट में, जहां से उसको एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर सारा कंट्रोल सिस्टम जहां पे है वहां पे बैठ के वो कंट्रोल करता है गाड़ी को। तो ऐसे ही शरीर का कंट्रोल रूम कहाँ है? ये ब्रेन। ये ब्रेन में सारे सेंटर्स है ना, बोलने का सेंटर है, सुनने का सेंटर है। तो इसीलिए आत्मा यहाँ पर बैठ के सारे शरीर को कंट्रोल करती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, ऐसे आत्मा यहाँ बैठ के सारे शरीर को चलाती है। और इसलिए यहाँ पे आज्ञा चक्र की स्थिति भी बताई जाती है, क्योंकि आत्मा यहाँ बैठकर सारे ऑर्गन्स को आज्ञा देती है और आज्ञा देकर सारे शरीर को चलाती है। इसलिए मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस बात को महसूस करना। अब तो आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम इसको स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में इसका स्पष्ट रूप से अनुभव किया है कि मैं आत्मा अलग हूं और ये शरीर अलग है। ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी मैंने खुद ने किया हुआ है। तो इसलिए मैं अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ, केवल मतलब ऐसी बात नहीं है ना। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लगभग सभी लोग इस बात का अनुभव करते हैं कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट और माइट है। जैसे देखिए, इसको और हम साइंटिफिक वे में समझ सकते हैं। कैसे? क्या आपको पता है कि हमारा शरीर जो है ये प्रतिक्षण बदलता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। आप जब छोटे से बच्चे थे तो उस समय आपका जो चेहरा था, अब आप बचपन का फोटो किसी को दिखाएंगे, कितना प्यारा बच्चा है, कितना इनोसेंट है, कितना मस्त है। आप कहेंगे ये मेरा फोटो, क्या बात कर रहे हैं, आपका हो ही नहीं सकता। क्योंकि शरीर कितना चेंज हो गया, शरीर में कितना परिवर्तन आ गया, लेकिन मैं तो वही हूं ना। जैसे होता है ना कि जैसे आपको पता है हमारे शरीर में आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कण, खून के जो सेल्स होते हैं, तो उनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? 120 डेज, है ना। तो 120 डेज में वो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं और नए आरबीसीज उसको रिप्लेस करते हैं। तो आपको पता है, आप 1 घंटे पहले यहाँ पे आए तो जो शरीर लेके आप आए थे, अभी वो शरीर नहीं रहा, वो चेंज हो गया। 1 घंटे पहले जिन आरबीसीज को 120 दिन पूरे हो गए थे, वो आरबीसीज खत्म हो गए और नए आरबीसीज ने उसको रिप्लेस किया। आपके हड्डी के सेल्स वो भी चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, आपके स्किन के सेल्स चेंज हो रहे हैं, आपके शरीर के सभी सेल्स में ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए शरीर जो ये प्रतिक्षण चेंज होता रहता है, इसीलिए तो उसका नाम शरीर है। शरीयते तत् शरीरम, ये शरीर कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, इसलिए उसको शरीर कहते हैं। तो ये बात को गहराई से समझना और इसको महसूस करना कि मैं वास्तव में एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। शरीर तो कंटिन्यूअसली मर रहा है, शरीर तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, मर रहा है, लेकिन मैं अजर, अजर माना बूढ़ा नहीं हो सकता, अमर माना मर नहीं सकता, अविनाशी माना मेरा विनाश नहीं हो सकता। तो ऐसे मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं,
होता क्या है, जब किसी भी कारण से ये शरीर रहने के लायक नहीं रहता तो हम आत्मा क्या करते हैं, उस शरीर को छोड़ के नए शरीर में प्रवेश करते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर कुछ समय के बाद हमारा जन्म होता है और फिर से नया जीवन शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए ऐसे गीत भी बने हुए हैं ना कि हम एक मुसाफिर हैं और ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तो हमारी ये मुसाफिरी चलती रहती है, हमारा ये ट्रैवल, ये जिंदगी की जो जर्नी है ये चलती रहती है। हम कभी भी मरते नहीं हैं, हम बस एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करते हैं। माने जैसे वस्त्र परिवर्तन करना, जैसे कहते हैं ना कि कपड़े पुराने हो गए तो इसलिए वो कपड़े पहनना भी बंद कर दिया और नए कपड़े पहनना शुरू किया। तो नए कपड़े पहनना ही तो खुशी की बात है, लेकिन क्या होता है ये पता नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं होता है, बस चेंज होता है, परिवर्तन होता है। तो मौत माना क्या है वास्तव में, केवल कपड़े चेंज करना, कपड़े बदलना। अगर ये ज्ञान सबको हो जाए तो क्या हो जाएगा, होता है ना, कई लोग ऐसा करते हैं। अभी मैंने देखा है कि लोग चेंज ला रहे हैं। कैसे चेंज ला रहे हैं, कहते हैं कि मेरी मौत हो जाए तो किसी को रोना नहीं है, लेकिन मुझे बाजे गाजे के साथ ले जाना है। ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाता है कि बाजे गाजे के साथ ले जाते हैं। तो वास्तव में ये कोई ऐसी, देखो अब वो बूढ़ा व्यक्ति, उसको 10 जगह पे दर्द हो रहा था, वो परेशान हो गया था, तो बल्कि वो पुराना हटा हुआ वस्त्र छूट गया और उसको एक नया बढ़िया वस्त्र मिल गया। तो ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो कोई भी शरीर छोड़ता है तो हमें उसके लिए दुख करने के बजाय क्या सोचना चाहिए कि इसकी अगली यात्रा अच्छी हो, इसको आगे सब प्रकार से सुख, संपत्ति, सुविधा सब कुछ मिले। ऐसी हम उसके प्रति क्या करें, दुआ दे उसको, ऐसी शुभ भावना दे, दुख करने के बजाय। क्योंकि जितना हम दुख में रहते हैं, जितना हम शोक में रहते हैं, वो दुख के शोक के वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचते हैं और वो आत्मा भी दुखी रहती है। छोटा बच्चा होता है ना, अभी अभी जन्म हुआ है, उसको अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो रोता है ना, अचानक रोने लग जाता है, अचानक हंसने लग जाता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि उसको पास्ट के एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, लेकिन अभी उसको बोलने की शक्ति का विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए जब तक उसको बोलने की शक्ति का विकास हो तब तक वो उन बातों को भूल जाता है, क्योंकि फिर सामने जो दिखाई दे रहा है वो सब बातें उसके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये बात क्लियर हो गई आपको कि मैं कहने वाला, मैं वास्तव में एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और मेरी ये 7 इनेट क्वालिटीज है जो मैंने कल आपको बताई थी। 7 जो गुण बताए थे, कौन कौन से गुण बताए थे, याद है किसी को? कोई रिपीट करेगा? लिखवाया भी था ना, लिखा भी था ना। ज्ञान, हाँ उसका भी एक सीक्वेंस है। देखिए ज्ञान, उसके बाद है पवित्रता, पवित्रता के बाद है शांति, शांति के बाद है प्रेम, प्रेम के बाद है खुशी, खुशी के बाद है आनंद और आनंद के बाद है शक्ति। तो ये हमारा ओरिजिनल नेचर है, आत्मा का ओरिजिनल ये संस्कार है ना। शांति और गुस्सा करना ओरिजिनल नेचर नहीं है। व्यक्ति देखिए थोड़े समय के लिए गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। उसको लगता है कि मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। होता है ना ऐसे, बाद में रियलाइज होता है, क्योंकि ओरिजिनल नेचर शांत है। जैसे पानी का नेचर है शीतलता, उसको आप थोड़े समय के लिए गैस के ऊपर रखो तो वो गर्म हो जाएगा, लेकिन फिर साइड में करके रखो तो फिर ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। वैसे हमारा भी ओरिजिनल नेचर है शांत रहना, क्योंकि ये आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। तो इसलिए जितना जितना हम स्वयं को आत्मा समझकर चलते हैं, उतना उतना हमारे अंदर ये ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति, ये प्रैक्टिकली है ना झलकने लगता है, हमारे पर्सनालिटी से झलकने लगता है। तो आप किसी से मिलेंगे, उससे बात भी करेंगे ना,
तो कहेंगे आपको मिलके बड़ा अच्छा लगा। उसको समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, क्योंकि वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। पॉजिटिव एनर्जी जो है ना हमारे अंदर की, वो दूसरों को क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो इससे आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होने लगे। लोग कहेंगे इनसे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिन हमारा अच्छा जाता है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके माध्यम से उन तक ट्रांसफर होगी। जैसे होता है ना कि किसी को हम मिलते हैं, सारा दिन फ्लॉप चला जाता है, सोचते पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा, मेरा सारा दिन जो है वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, है ना। तो इसीलिए जितना हम अपने कॉन्शियसनेस को चेंज करते हैं, ये है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी तक हम अपने आप को क्या समझ रहे थे, बॉडी समझ रहे थे। अभी क्या समझ रहे हैं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक आध्यात्मिक ऊर्जा हूँ, और ये मेरा नेचर है। ज्ञान, पवित्रता, है ना, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, प्रेम, ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। तो इसको कहते हैं, मतलब जितना जितना स्व को हम समझते हैं, स्व स्थिति में स्थित रहते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, उतना उतना स्वास्थ्य की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उससे हमारे विचारों में भी परिवर्तन आने लगता है, हमारा थिंकिंग पैटर्न चेंज होने लगता है, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होने लगता है, हमारे मन से डर, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब बातें खत्म होने लगती है, और हमारी ये जो 7 इनेट क्वालिटीज हैं वो ज्यादा इमर्ज होने लगती है। ठीक है, तो कैसे परिवर्तन आ सकता है, मतलब जो सकारात्मक रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, वो ज्यादा समय तक हम कैसे रह सकते हैं, या ये कहें कि 24 घंटे कैसे रह सकते हैं। तो जितना हम अपने आप को आत्मा समझकर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हमारे विचारों में आएगा, हमारे पर्सनालिटी में आएगा, और इसलिए जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारा स्वास्थ्य भी जो है वो सही रहेगा। तो ये तो मन और आत्मा की बात मैंने बताई आपको, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। वैसे देखा जाए ना तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है ना सबकी जड़ है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारा जितना अच्छा होगा उतना मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज सभी सारे दिन पर ये जरूर अभ्यास करना। क्या अभ्यास करना, मैं वास्तव में चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और फिर कोई भी एक गुण को लेकर भी आप कर सकते हैं, या 7 गुण का भी बीच बीच में अभ्यास कर सकते हैं। ये कह सकते हैं अपने आप को कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये प्रकृति के बीच में विराजमान हूँ। भले ही दूसरे लोगों को ये पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ठीक है, अभी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमें ये पता होना बहुत आवश्यक है कि कौन से सीजन में हमें कैसा आहार लेना चाहिए, सीजन के अनुसार कैसे आहार लेना चाहिए। जैसे मैंने कल आपको 3 दोष बताए थे, वात, पित्त और कफ, और ये भी बताया था कि कौन से 3 सीजन में वो बढ़ते हैं, है ना। तो आपको याद होगा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में एक बढ़ता है, शरद ऋतु में एक बढ़ता है, और बसंत ऋतु में एक बढ़ता है। वर्षा ऋतु में क्या बढ़ता है, वात बढ़ता है शरीर में। शरद ऋतु में क्या बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, और बसंत ऋतु में क्या बढ़ता है, कफ बढ़ता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि 6 टेस्ट होते हैं, बताया था 6 टेस्ट होते हैं, नहीं बताया। हाँ, टेस्ट जो होते हैं ना, रस जिसको कहते हैं हम, तो रस भी 6 प्रकार के होते हैं। जैसे 6 सीजन होते हैं, ऐसे टेस्ट भी 6 होते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कशैया, है ना। ऐसे 6 टेस्ट होते हैं। तो उसमें से 3 टेस्ट जो है ना वो वात को कम करने वाले होते हैं। तो कोई भी चीजें हम खाते हैं तो ये 6 में से कोई ना कोई टेस्ट होगा, और हर चीज की तासीर होती है।
है ना, कोई किसी की गर्म तासीर होती है, किसी की ठंडी तासीर होती है। तो एक तो 6 टेस्ट और तासीर, ये बात समझना आवश्यक है क्योंकि इसका कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? तो अगर आप वात को कम करना चाहते हैं तो इसमें से 6 में से 3 जो टेस्ट है और एक तासीर जो है ये आपको काम में आ सकती है। तो कौन से टेस्ट? तो वात को कम करने वाले जो 3 टेस्ट है वो है मीठा, खट्टा और नमकीन और गर्म तासीर वाली चीजें। ये क्या करती है? वात को कम करती है ना। तो ये जो 4 प्रकार की चीजें हैं, मतलब मीठा, खट्टा, नमकीन, ये और गर्म तासीर वाली चीजें, ये वात दोष को कम करने में हेल्प करती है। और इसके विपरीत जो बचे हुए 3 रस है वो वात को बढ़ाते हैं। कौन से रस वात को बढ़ाते हैं? तो तीखा, कड़वा और कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजें, ये वात को बढ़ाती है और ये वात को कम करती है। तो इसीलिए बरसात के दिनों में अगर हम अपने खाने में, वैसे तो हमारा जो आहार है वो हमेशा षड्रसात्मक होना चाहिए, माना 6 ही रस होने चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं कि भाई मीठा ही खा रहा है, मीठा ही खा रहा है, बहुत मीठा पसंद है तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई जो होते हैं ना वो नमकीन बहुत पसंद है तो नमक ही ज्यादा खाते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोई होते हैं जो खट्टा ही ज्यादा खाते हैं फिर और प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है। 6 ही रस हमारे लिए यूजफुल है, तो 6 रसात्मक आहार होना चाहिए, षड रसात्मक जिसको कहा है। लेकिन उसमें से जैसे हम बरसात के दिनों में क्या कर सकते हैं, तो इन चीजों को खाने में थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, गर्म तासीर वाली चीजें। और कौन सी चीजों को कम कर सकते हैं? तीखा, कड़वा, कसैला और ठंडी तासीर की जो चीजें हैं। ठंडी तासीर जो है ना वो वात को बढ़ाती है ना, ठंडा जो गुण है ना वो वात को बढ़ाती है। जैसे देखो ठंड ज्यादा बढ़ जाती है ना तो भी शरीर में वात बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात समझना आवश्यक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ऑयल जो होता है ना, तेल वात को कम करने में मदद करता है। तो कहीं पर भी अगर आपको दर्द होता है तो सिंपल आप अगर तिल्ली का तेल या सरसों का तेल जो घर में है, नारियल का तेल नहीं, नारियल का तेल उसकी तासीर ठंडी होती है, तो इसीलिए सरसों का या तिल्ली का तेल है उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक मिला के अगर आप मसाज करते हैं तो वो दर्द कम हो जाता है, ठीक है ना। तो वात के लिए ये चीजें हेल्पफुल होती है। ऐसे पित्त के लिए, पित्त को कम करने वाले जो 3 रस है जिसको आप शरद ऋतु में, शरद ऋतु के कौन से दिन होते हैं? वर्षा ऋतु का कौन सा होता है? जुलाई और अगस्त। ऐसे शरद ऋतु का सितंबर, अक्टूबर, है ना। अब पित्त को कम करने वाले 3 रस कौन से हैं? तो पित्त को कम करने वाले जो 3 रस हैं वो है मीठा, कड़वा, कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजें। ये क्या करती है? पित्त को कम करती है, ठीक है। मीठा, कड़वा, कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजें। और पित्त को बढ़ाती कौन सी है? जो बचे हुए रस है। तो कौन कौन से बचे हैं अभी? खट्टा, नमकीन, तीखा, गरम तासीर वाली चीज। ये पित्त को बढ़ाने का काम करती है। तो इसीलिए सितंबर अक्टूबर में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही अगस्त एंड से ही फिर इस प्रकार से चेंज करना है कि भाई मीठा, कड़वा, कसैला और ठंडी तासीर वाली चीजों को प्रेफरेंस देना है। और उसमें भी जैसे दूध है, घी है,
ये पित्त को कम करने में मदद करता है, दूध, घी, और वो भी अगर देसी गाय का घी है तो ज्यादा अच्छा है, घर में निकला हुआ घी है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, मार्केट में जो आते हैं वो कई सारे मिलावट वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा आते हैं, एडल्ट्रेशन ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये बात अगर पता है तो आंवले का जो जूस होता है, एलोवेरा का जूस होता है, ये भी पित्त को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें हम ध्यान में रखें। फिर जो बसंत ऋतु का जो सीजन होता है वो कौन सा होता है? मार्च और अप्रैल। तो कफ को कम करने वाली चीजें कौन सी होती है? तो जो वात को बढ़ाने वाली चीजें है ना, वो कफ को कम करने वाली चीजें, मतलब तीखा, कड़वा, कसैला और गर्म तासीर वाली चीजें, ये वात को कम करती है, ये कफ को कम करती है। तीखा, कड़वा, कसैला और गर्म तासीर वाली जो चीजें हैं वो कफ को कम करती हैं। और इसके विपरीत कौन कौन सी चीजें बच गई? मीठा, खट्टा, नमकीन और ठंडी तासीर वाली चीजें, ये कफ को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो देखो हमारे जो त्योहार बने हैं ना, उनमें जो मतलब जो चीजें कनेक्टेड है उसके पीछे भी राज है कोई ना कोई। जैसे हम दीपावली में जो चीजें खाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारे घी और उसके व्यंजन खाते हैं, क्योंकि उस समय हमारा डाइजेस्टिव पावर अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव फायर अच्छा रहता है, उन सबको पचा भी लेते हैं। और उस समय ये जरूरत भी होती है, मतलब हेमंत ऋतु में हमारा डाइजेस्टिव फायर इतना पावरफुल हो जाता है कि सुबह सुबह अगर हमने कुछ खाया नहीं तो बीमार हो सकते हैं। तो इसीलिए दीपावली में जो हम बनाते हैं ना, इतना बनाते हैं कि कम से कम अगले 2 महीने तक चल सके। तो वो क्या हो जाता है, रेडीमेड ब्रेकफास्ट अवेलेबल रहता है कि हमें अगर ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम लग रहा है तो वो रेडीमेड ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, और उन दिनों में वो हजम भी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी जैसे हम त्योहार मनाते हैं, जैसे मकर संक्रांति मनाते हैं, संक्रांति के समय क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या देते हैं? तिल और गुड़। तिल और गुड़ इसलिए क्योंकि उस समय हवा में रूखापन बढ़ने लगता है, और उस समय गुड़ जो है, गुड़ की तासीर गर्म होती है, और तिल में जो है वो स्निग्धता होती है, चिकनापन होता है। तो ये चीजें क्या करती है, ये हमारे शरीर के अंदर जो रूखापन बढ़ रहा है उसको कम करने में हेल्प करती है, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करती है। लेकिन वो केवल उस दिन के लिए नहीं होता है, वो त्योहार के साथ जोड़ इसलिए दिया गया क्योंकि वो याद रहे, वो कम से कम अगले 1 महीने तक तो उसको खाना होता है रेगुलरली, तो उससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहने में हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए सीजन के अनुसार, जैसे हेमंत, शिशिर, वसंत, तो ये हेमंत ऋतु में हमारा शारीरिक बल अच्छा रहता है, शिशिर ऋतु में भी शारीरिक बल अच्छा रहता है। लेकिन फिर जैसे जैसे परिवर्तन आता है ना, जैसे तो वैसे वैसे हमारा आहार जो है उसके क्वांटिटी में भी चेंज आना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन सीजन का इफेक्ट तो सबके ऊपर सेम ही पड़ता है। तो इसीलिए जिसका जैसा भी खाने का तरीका है उसमें ये परिवर्तन जरूर आएगा जैसे सीजन चेंज हो जाए। मतलब अगर पित्त प्रकृति वाला है उसको बार बार खाने की आदत होगी और वो उसको हजम भी कर लेगा, तो कफ प्रकृति वाला है उसको 2 बार खाने में ही सेटिस्फाई हो जाएगा और उसको ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और वात प्रकृति वाला जो होगा उसका खाना कैसा होगा, अनिश्चित होगा, अनसर्टन होगा। तो इसीलिए अपने आप को समझ के, अपने प्रकृति को आइडेंटिफाई करके कि मुझे क्या सूट कर रहा है, मुझे क्या सूट नहीं कर रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हम खुद ही खुद का समझ सकते हैं और उस अनुसार जिस चीज से हमें तकलीफ हो रही है उसको अवॉइड करना, और जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है उसको रेगुलरली खाने में लेना। ऐसे भी कुछ चीजें हैं जो आयुर्वेद में बताई है कि जो रेगुलरली खानी चाहिए, और ऐसी कुछ चीजें हैं
जिनके लिए बताया कि जो रेगुलरली नहीं खानी चाहिए, तो वो भी मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा दूर करना चाहूँगा। जैसे दही के बारे में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसको रोज खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से ये बताया है कि साल में 6 महीने तो दही खाना ही नहीं चाहिए। और कौन से 6 महीने? जिन 6 महीने में सब लोग खूब दही खाते हैं। क्या सोच के खाते हैं? सोचते हैं कि इसकी तासीर ठंडी है, ठंडक मिलेगी, गर्मी के दिनों में खूब खाते हैं। लेकिन वास्तव में दही स्पर्श में शीत है, लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है। स्पर्श में कैसा है? शीत है, लेकिन तासीर कैसी है? गर्म है। तो उसका टच ये अलग चीज है और तासीर अलग चीज है। तासीर माना शरीर में जाके वो इफेक्ट जो करने वाला है उसको तासीर कहते हैं। टच में भले ही वो ठंडा है। तो इसीलिए कौन से 6 महीने में उसको नहीं खाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, ये 6 महीने में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें भी रात में दही नहीं खाना चाहिए, दिन में आप खा सकते हैं। और दही कभी केवल अकेले दही को नहीं खाना है, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके खाना है। या तो आप उसमें शक्कर मिक्स करके खाओ, या आंवले की पाउडर मिक्स करके खाओ, या थोड़ा सा घी मिक्स करके खाओ, लेकिन अकेले दही को नहीं खाना है। नमक बिल्कुल भी दही में मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। ये एक बहुत गलत प्रथा है। दही में भी नमक नहीं मिक्स करना चाहिए, चाय में भी नमक नहीं डालना चाहिए। लोग चाय में भी नमक डालते हैं। दूध और नमक आप अगर इकट्ठा लेते हैं तो विरुद्ध आहार है, उससे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए चाय में भी, मट्ठे में डाल सकते हैं, मट्ठे में डाल सकते हैं, हाँ जी, काली चाय में डाल सकते हैं। दूध के साथ उसका संयोग नहीं होना चाहिए। दूध और नमक अगर इकट्ठा आ गया तो वो गड़बड़ करेगा, ठीक है ना। इसलिए कॉम्बिनेशन भी हमें पता नहीं रहता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये चीजें हमें इकट्ठे नहीं खानी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं ना, वजन कम करने के लिए गर्म पानी में शहद मिला के पीते हैं, तो ये भी एक गलत तरीका है। शहद कभी भी किसी गर्म चीज के साथ नहीं लेना चाहिए। उसका भी एक तरीका है, अगर लेना है आपको तो कैसे लेना है। अगर आपको वजन कम करने के लिए लेना है तो पानी को उबाल के उसको कम करना है। 320 ml पानी आप ले लो, उस 320 ml को इतना उबालो कि 40 ml रह जाए। कितना? 40 ml, माना 8वां हिस्सा। और वो जो 40 ml पानी है उसको ठंडा होने दो और उसमें 20 ग्राम शहद मिला के लो, तो वो आपको वजन कम करने में मदद करेगा। गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना गलत तरीका है। गर्म पानी में मिलाना ही है तो नींबू मिलाओ, वो आपको वजन कम करने में हेल्प करेगा। गर्म पानी में नींबू मिला के ले सकते हो, लेकिन अगर आपको वजन कम करने के हिसाब से लेना है तो पानी को उबाल के 8वां हिस्सा उसका रहने दो और वो जो 8वां हिस्सा है उसको ठंडा होने दो। उस पानी को, 40 ml पानी को, उसमें 20 ग्राम शहद मिला के उसको आप लेंगे तो वो आपको वजन कम करने में मदद करेगा। जिनको पित्त की प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना, उनको तुअर की दाल बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। उसके बजाय उनको हमेशा मूंग की दाल खानी चाहिए। मूंग की दाल एक ऐसी चीज है जो हमें स्वस्थ रहने में मदद करती है। तो नियमित रूप से अगर छिलके वाले मूंग की दाल आप खाते हैं तो भी वो अच्छा है, ठीक है। जिनको वात की समस्या ज्यादा रहती है उनको दालें अवॉइड करनी चाहिए, खास करके चना, मटर, ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। कभी खानी पड़ती है तो उसमें फिर घी मिला के खाना चाहिए, ऐसे ही नहीं खाना चाहिए। अगर मजबूरी में खाना पड़ता है उसमें घी मिला के खाना चाहिए, क्योंकि अगर केवल आप चने को ज्यादा खाएंगे, मटर को ज्यादा खाएंगे तो वो शरीर में वात को बढ़ाएगा, ठीक है, ओके। और भी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे कल का जो दिन रहेगा। तो अभी तक कुछ कुछ बातें आपने समझ ली, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो हमारा आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा व्यायाम इंपॉर्टेंट है, तीसरा मानसिक स्वास्थ्य
सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बातें आपने समझी। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी समझ में आई कि मैं कहने वाला मैं वास्तव में शरीर नहीं लेकिन एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा उसका अभ्यास करेंगे। अंदर जाने का क्या तरीका? हाँ, वही मेडिटेशन की जो कमेंट्री है ना, स्वयं को आत्मा समझना ये तरीका है। हाँ जी, वो एक्सरसाइज जो बोलते हैं तो लिखवा दो। हाँ जी, जो व्यायाम करने का है, हाँ थोड़ा नोट कराते। अच्छा, देखिए पहले तो आंखों का है ना, आंखों का जो एक्सरसाइज है, आंखों के एक्सरसाइज में आंखों को जोर से बंद करना और खोलना, फिर आंखों को लेफ्ट राइट घुमाना। आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा, इसका लिंक जो है ना वो मिल जाएगा। आंखों को लेफ्ट राइट घुमाना, फिर आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ये आंखों की एक्सरसाइज है। फिर गर्दन के लिए भी धीरे धीरे लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर कंधे के लिए कंधों को ऊपर उठाना नीचे छोड़ना और दोनों हाथ कंधों पे रख के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। फिर चेस्ट मसल्स के लिए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में करके ऐसे साइड में करना। फिर कमर के लिए दोनों हाथ कमर पे रख के पीछे की तरफ जाना। घुटनों के लिए दोनों हाथ आगे करके हवा में बैठना और घुटनों को लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट घुमाना। उसके बाद फिर एंकल जॉइंट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एंकल्स के लिए। और फिर लास्ट में ताड़ासन है ना, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना। ये एक्सरसाइज हमने देखी थी। इसको आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। आपको मतलब YouTube पे अगर आप सर्च करेंगे, मेरा भी खुद का चैनल है डॉक्टर दिलीप नल के नाम से, DRDILIPNALAG। अपने शांति सरोवर का भी चैनल है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें, दोनों चैनल्स को। तो आपको ये कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। मतलब उसमें मेरे ऑलरेडी कई सारे हेल्थ के वीडियोस डले हुए हैं, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि अभी ये लिमिटेड टाइम में लिमिटेड चीजें ही बता सकते हैं। तो शांति सरोवर का भी चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें भी आपको ये अभी जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये रिकॉर्ड होकर उसमें अपलोड होता है। शांति सरोवर चैनल का नाम क्या है? केवल शांति सरोवर, शांति सरोवर रायपुर है ना। शांति सरोवर रायपुर नाम से आप सर्च करेंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे। नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको सिलेक्ट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो आपको रेगुलरली उसके वीडियोस भी मिलते रहेंगे। ठीक है, और मेरा भी चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। ऑलरेडी डले हुए हैं उसमें आप दिलीप नलगी DRDILIPNALAG है ना, तो इसको आप सब्सक्राइब करें तो उससे आपको कई सारी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मिलती रहेगी। ठीक है, तो अभी जैसा कह रहे थे आपके अंदर जाने की विधि, तो वो अंदर जाने की विधि उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं रोज, वैसे जो जाते हैं। तो अभी और उसको इसमें मन और बुद्धि का रोल होता है, वो थोड़ा सा डिटेल में कल मैं आपको बताऊंगा, अभी समय हो रहा है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए अपने मन बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे। और कल सभी नोटबुक और पेन लेके आएंगे ना, कल और इंटरेस्टिंग सेशन है, कल सभी अपना नोटबुक और पेन लेके जरूर आएंगे। और कल फिर से इस एक्सरसाइज को मैं रिवाइज कराऊंगा। महसूस करें दोनों हाथ, दोनों पैर, सारा का सारा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति, प्रेम, खुशी मेरा वास्तविक स्वभाव है।
अपने अंदर की शांति को महसूस करें। मैं आत्मा इस शरीर से भिन्न, इस शरीर की मालिक हूं। एक आध्यात्मिक ऊर्जा शांति, शांति, शांति। तो कल सभी समय पे पहुंचेंगे और कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। सभी नोटबुक और पेन लेने की जरूरत है।